नमस्कार, मैं रेणु प्रीति पंत, ग्रीन न्यूज उत्तराखंड के विशेष कार्यक्रम साप्ताहिक संवाद में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हर हफ्ते साप्ताहिक संवाद में हम एक विशेष विषय पर चर्चा करते हैं जो सीधे जनता से जुड़ा होता है और इस सप्ताह भी हम एक विशेष विषय लेकर हाजिर हुए हैं। दरअसल ऊर्जा ही विकास की ताकत है और इसी ताकत को देश के हर कोने तक पहुंचाने में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और आज कंपनी केवल फ्यूल तक सीमित नहीं है बल्कि ग्रीन ऊर्जा के साथ साथ आधुनिक तकनीक को लेते हुए तेजी से भविष्य की ओर कदम बढ़ा रही है। और अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड जैसे राज्य की, तो यहाँ पे बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर सुविधाएं देने में और लोगों तक सही समय पर सही सुविधा पहुंचाने में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और आज इन्हीं सकारात्मक पहलुओं पर हम सीधे चर्चा करने वाले हैं हमारे खास मेहमान से। हम बात कर रहे हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मंडल रिटेल सेल्स प्रमुख कृष्ण कुमार गुप्ता जी से। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में इंडियन ऑयल जो कंपनी है वो किस तरीके से काम कर रही है और आपकी इसमें क्या भूमिका है? जी, आपने बिल्कुल जो अपने ब्रीफिंग में बताया कि एनर्जी कितना इम्पोर्टेंट है आज के वर्ल्ड के लिए। तो इंडियन ऑयल को हम लोग डिफाइन करते हैं दी एनर्जी ऑफ इंडिया। और पूरे इंडिया में आप ऐसे मैं परिचय दूं कि आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आप उत्तर में चले जाइए, जैसलमेर के थार मरुस्थल से लेके अरुणाचल प्रदेश जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ तक, आप जहाँ भी जाएंगे मतलब इंडियन ऑयल को जरूर पाएंगे। इंडियन ऑयल की किसी न किसी रूप में आपको उपस्थिति जरूर मिलेगी। तो एक और जितने भी ऑयल कंपनीज हैं सबकी तरफ से मतलब इंडियन ऑयल का जो मार्केट शेयर है वो सबसे ज़्यादा है। इस तरह इंडियन ऑयल एनर्जी ऑफ इंडिया के रूप में उभरी है। केवल इंडिया ही नहीं, हमने जो अपना एक्सपेंशन किया है, श्रीलंका में है, मॉरिशस में है, दुबई में है, तो हम लोग साथ में जो दूसरी कंट्रीज़ है वहाँ भी अपने फुटप्रिंट्स बढ़ा रहे हैं। और मैं उत्तराखंड में पिछले 2 साल से कार्यरत हूँ डिविजनल रिटेल सेल्स हेड के पद पे। और मैं यहाँ पे राज्य स्तरीय समन्वयक भी हूँ जो स्टेट गवर्नमेंट से यही एनर्जी वाले मुद्दों पे कोऑर्डिनेशन करता हूँ और सारी ऑयल कंपनीज का कहाँ क्या क्या रिक्वायरमेंट है मैं उसका पूरा ही कोऑर्डिनेशन करता हूँ। जी बिल्कुल। तो इस संबंध में if आप अलाउ करें तो मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी इंडियन ऑयल के ऊपर, तो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। नाम है इंडियन ऑयल, तो बेसिकली जिसके नाम का पहला अक्षर ही कराता है गर्व की अनुभूति। जैसे इंडियन, हम सब लोग इंडियन हैं तो इंडियन शब्द से हमें प्राउड फील होता है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण देश विदेश चहुओर है जिसकी उपस्थिति, जिसके रंग में समाया है रंग नीला और केसरिया। जैसे हमारा जो मेन लोगों का कलर है ब्लू एंड ऑरेंज है, और सहस्त्र लोगों के जीवन यापन का है जो जरिया। 6 दशकों से कर रहा भारत में ऊर्जा का संचार है, ये हमारा इंडियन ऑयल है, ये हमारा परिवार है। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। आपने बहुत बखूबी इस जो कंपनी की प्राथमिकताएं हैं वो हमें गिनाई हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि आप उत्तराखंड को देख रहे हैं, उत्तराखंड में इंडियन ऑयल कंपनी की क्या क्या प्राथमिकताएं रहती हैं? बिल्कुल, जैसे उत्तराखंड से आने से पहले मैं आपको इंडियन ऑयल की पूरे देश में क्या क्या प्राथमिकताएं हैं, क्या क्या अचीवमेंट्स है, वो थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहूँगा। आज के डेट में पूरे इंडिया में हमारे 40,000 प्लस पेट्रोल पंप्स हैं और ये पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। और मैं केवल इंडियन ऑयल की अभी बात कर रहा हूँ। साथ में हमारा जो एक रैंकिंग होती है फॉर्च्यून 500, उसमें आपको जान के खुशी होगी कि इंडियन ऑयल 127th रैंक पे है पूरे वर्ल्ड के टॉप 500 कंपनीज में। तो ये महारत्ना कंपनी होने के नाते ये काफ़ी गौरव का विषय है। साथ ही आपको बता दूं कि हमारे 63,000 प्लस कस्टमर टच पॉइंट्स हैं। हम लोग डेली 3.2 करोड़ कस्टमर्स को सर्व करते हैं डेली बेसिस पे। साथ ही हमारे 27 लाख सिलेंडर्स हम लोग पर डे डिलीवर करते हैं ऑल ओवर इंडिया। और 2800 फ्लाइट्स में पर डे फ्यूलिंग करते हैं हम लोग। हमारे टोटल 10 रिफाइनरीज हैं जिसमें 80 MMTPA प्रोडक्शन होता है। साथ ही हमारे जो पाइपलाइन है जहाँ से क्रूड पाइपलाइन या प्रोडक्ट पाइपलाइन हो गया, इसमें 20,000 किलोमीटर प्लस पाइपलाइन है। हमारे EV चार्जिंग स्टेशंस भी अभी हमने लगा चुके हैं, 14,000 प्लस EV चार्जिंग स्टेशंस हैं। साथ ही बैटरी स्वैपिंग स्टेशन भी जो नई टेक्नोलॉजी है आगे
मैं बताऊंगा। बैटरी जैसे ईवी चार्जिंग में तो आपकी जो गाड़ी होती है वो चार्ज होती है, बैटरी स्वैपिंग में आप अपनी ड्रेन्ड बैटरी दीजिए, हम लोग आपको चार्ज बैटरी देते हैं। तो उसके लिए हमने एक नई कंपनी भी बनाई है, जॉइंट वेंचर भी बनाया है इंडो फास्ट करके। तो इसमें क्या है कि आप जैसे मेनली 3 व्हीलर्स में है, अभी 3 व्हीलर्स की डिस्चार्ज बैटरी आएंगी, वहाँ स्टेशन पे अनलोड करेंगे, चार्ज बैटरी लेके आप चले जाएंगे। तो बहुत ही कम समय में जैसे आप पेट्रोल डीजल डलाते हैं वैसे ही उसमें आपको बैटरी की सुविधा मिलती है। और इसके अलावा इंडियन ऑयल समाज के प्रति भी काफ़ी कटिबद्ध है। आप देखिए तो CSR फंड के तहत हमने 24-25 में 460 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिससे कम से कम 1.36 करोड़ लोगों को फ़ायदा मिला है। बहुत ही शानदार सर। अगर हम उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य की बात करते हैं, क्योंकि दूरस्थ क्षेत्र हैं यहाँ पे, तो वहाँ के लिए किस तरीके से यहाँ पे सुविधाएं दी जा रही हैं, कंपनी किस तरीके से काम करती है? देखिए, पहाड़ों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में पेट्रोल पंप या गैस एजेंसीज अवेलेबल हो, क्योंकि पहाड़ों में आपको पता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी बहुत ज़्यादा है। तो कोई भी कस्टमर है उसको केवल फ्यूलिंग के लिए 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर चलना पड़े तो ये अच्छी बात नहीं होती। तो इसलिए हम लोग अभी एक्सपेंशन पे पूरा ध्यान दे रहे हैं। तो आप देखिए तो पूरे अभी उत्तराखंड में लगभग 950 पेट्रोल पंप ऑलरेडी अवेलेबल है। 950 में से इसमें 5 कंपनी जाती हैं, इंडियन ऑयल हो गया, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, जैसे रिलायंस है, उनके 28 पंप हैं, और नायरा एनर्जी है, उनके भी 50 के करीब पंप हैं, और अकेले इंडियन ऑयल का ही 433 पंप हैं। तो इंडियन ऑयल इसमें भी अपना मेजर शेयर रखता है। और साथ ही हमारा फोकस है कि हम जो सुदूर क्षेत्र हैं, जहाँ पे पब्लिक को, आम जनता को बहुत ज़्यादा किलोमीटर चलने पड़ते हैं पंप के लिए, वहाँ हम लोग अपना एक्सपेंशन करें। तो एक्सपेंशन प्लान भी पिछले 3 सालों में आप देखेंगे तो हमने लगभग तीनों कंपनियों ने मिला के लगभग 170 पेट्रोल पंप्स नए लगाए हैं। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आगे भी इसी तरह से हम लोग सुदूर क्षेत्रों में एक्सपेंड करते रहें ताकि आम जनता को दिक्कत ना हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी और सुंदर बात है कि उत्तराखंड में 170 नए पेट्रोल पंप लगे हैं, जो आप बता रहे हैं। बहुत अच्छा, ये उत्तराखंड में विकास की तरफ बढ़ता हुआ हम कह सकते हैं हमारा राज्य है। अगर हम बात करते हैं ना सर, इस समय हमारे देश में जो विदेश, हम देखें मिडिल ईस्ट की हम बात करते हैं, ईरान को खास तौर पर लेंगे, क्योंकि जो युद्ध है, जो तनाव चल रहा है, क्या उसका असर भारत में फ्यूल की सप्लाई पर या LPG की सप्लाई पर पड़ा है? और अगर पड़ा है तो किस तरीके से उसे मैनेज किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए देखिए हमें बेसिक्स को समझना पड़ेगा। आप देखिए, जो पेट्रोल, डीजल या LPG है, इसका सोर्स है क्रूड ऑयल, और क्रूड ऑयल इंडिया में होता नहीं है। हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है हार्डली 10 to 15% है। हमारे 85% डिमांड है वो हम इंपोर्ट पे बेस्ड है। और उसमें से भी आप देखिए तो जो ईरान गल्फ वॉर चल रहा है, उसमें जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, उसके थ्रू लगभग 30% जो हमारी खपत है क्रूड ऑयल की, वहाँ से ही आती थी। तो ये तो मतलब अफेक्ट होनी है सप्लाई। लेकिन पीछे इंडिया ने एक सबसे अच्छा काम ये किया कि अपने सोर्स को डाइवर्सिफाई कर दिया है। तो केवल 30% के लिए हम लोग डिपेंडेंट हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। बाकी 70% हमने अभी रशिया से लेना चालू कर दिया, US से ले रहे हैं, आप साथ में ऑस्ट्रेलिया से भी ले रहे हैं। तो ऐसे केसेस में हमने थोड़ा डाइवर्सिफाई कर दिया, तो ये सिचुएशन को हम संभालने में ज़्यादा सक्षम है। बात करें LPG की, तो LPG भी 40% ही डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, बाकी दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट होता है। LPG में ज़्यादा असर पड़ा है इसलिए क्योंकि जो LPG का लगभग 70% जो है इंपोर्ट, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ही होता था। तो लेकिन इसका भी सॉल्यूशन निकाला गया है कि हम लोगों ने फिर डाइवर्सिफाई कर दिया है कि रशिया से भी हम लोग LPG इंपोर्ट कर रहे हैं, US से कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं। तो अभी हमने अपना पूरा ग्लोबल फुटप्रिंट्स काफ़ी बढ़ाए हैं, जहाँ से मिल सकता है वहाँ से ले रहे हैं ताकि इस समस्या का सामना किया जा सके। बिल्कुल। तो जो देश की जनता है, जो उत्तराखंड के जो लोग हैं, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कुछ लोग हैं जो घबराए हुए हैं कि कहीं भविष्य में पेट्रोल कम ना पड़ जाए या उनको गैस की किल्लत ना हो, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जैसा आपने बताया कि केवल 30% ही हम हॉर्मुज पे निर्भर है, बाकी अन्य रूट से भी अब सप्लाई हो रही है। उन्हें क्या आप कहना चाहेंगे कि वो घबराए नहीं और सप्लाई पूरी तरीके से बाद में भी की जाएगी? देखिए, मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में सप्लाई चेन पूरी तरह से दुरुस्त है। पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। हर पेट्रोल पंप पे आपको 4 से 5 दिन का स्टॉक अवेलेबल है।
जहाँ जो हम लोग सप्लाई करते हैं, जैसे रुड़की टर्मिनल है, रुड़की में टर्मिनल है, आपका लाल कुआं में डिपो है, तो यहाँ भी इनके पास 6 से 7 दिन का स्टॉक बना हुआ है और सप्लाई चेन पूरी निर्बाध रूप से चल रहा है। और इसमें आपका जो पाइपलाइन से कनेक्टेड है हमारे रुड़की टर्मिनल, वहाँ भी पूरी तरह से तो प्रोडक्ट की कोई कमी नहीं है। पेट्रोल डीजल की बात कर रहा हूँ मैं। बात करें हम एलपीजी की, तो एलपीजी में क्या है कि जो डोमेस्टिक कनेक्शंस हैं उसमें से तो हमने डे 1 से कोई कमी नहीं करी है। अभी क्या हो रहा है कि लोग पैनिक की वजह से जो र्यूमर्स फैल जाते हैं कि अरे ख़त्म होने वाला है, तो वो क्या है, जिसका गैस सिलेंडर भरा भी है वो भी नंबर लगा देते हैं, तो डिलीवरी करने जा रहे हैं उनके पास खाली सिलेंडर ही नहीं देने को। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आर्टिफिशियल कमी क्रिएट हो जा रही है। तो उसकी वजह से जो जेन्युइन उपभोक्ता है जिसको चाहिए उनका बैकलॉग बढ़ गया है। तो अभी आज के डेट में 7 से 8 दिन का बैकलॉग है, लेकिन सप्लाई पूरी तरह से जा रही है। इसी में दूसरा एक पहलू है कमर्शियल सिलेंडर, मतलब गैर घरेलू जो रिक्वायरमेंट है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जैसे ही ये संकट आया तो पहले हमने प्रायोरिटी दी आम जनता को, कि कमर्शियल तो चीज़ें मतलब वेट कर सकती हैं, आम जनता को कोई दिक्कत ना हो। तो इसीलिए पूरा ध्यान रखा गया कि घरेलू सिलेंडर्स की कोई कमी नहीं हो। तो इसके लिए शुरू में जिसकी कमर्शियल रिक्वायरमेंट पहले से 20% से स्टार्ट करके अभी कमर्शियल रिक्वायरमेंट का भी 70% हम लोग दे रहे हैं। तो काफ़ी स्मूथ चल रहा है। ठीक है, तो क्या आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं या गैस के दामों में बढ़ोतरी देखी जा सकती है? ऐसा सवाल लोगों का है। नहीं, देखिए अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है रेट बढ़ाने का। आप देखिए पिछले काफ़ी दिनों से रेट, अभी अगल बगल के कंट्रीज देखेंगे तो वहाँ के लोगों पे रेट का बोझ ऑलरेडी आने लगा है, लेकिन इंडिया में अभी ऐसा नहीं है। इंडिया में हम लोग मेंटेन कर पा रहे हैं। अभी नियर फ्यूचर में कोई रेट बढ़ाने का प्लान नहीं है। ठीक है, उत्तराखंड जैसे राज्य में इंडियन ऑयल कंपनी को क्या क्या चुनौतियां आती हैं? क्योंकि दूरस्थ क्षेत्र में जाना है, वहाँ भी सप्लाई देनी है, अच्छी सुविधाएं देनी है, तो किस तरीके की चुनौतियां देखते हैं आप? ये चुनौतियां तो हैं, क्योंकि जो भी आपके पहाड़ी रीजन होते हैं, तो जहाँ एक पेट्रोल पंप आप समतल जगह पे लगाते हैं और एक पेट्रोल पंप जो आप लगाते हैं पहाड़ों में, दोनों में बहुत अंतर होता है। कि जैसे मान लीजिए पहाड़ों में आप जाते हैं तो थोड़ा सा टेक्निकल मैं बताना चाहूँगा इसमें। जैसे पेट्रोल पंप लगता कैसे है, पेट्रोल पंप क्या होता है कि पेट्रोल पंप की पहले ज़मीन के अंदर हम लोग लोहे के टैंक होते हैं, बड़े बड़े टैंक हम लोग इंस्टॉल करते हैं और वो लगाते हैं। तो समतल में तो कोई दिक्कत नहीं, आपने जेसीबी लगाया और टैंक वगैरह लगा दिए और पंप आपका जल्दी तैयार हो जाता है। लेकिन आप एज्यूम कीजिए कि आप जहाँ खाई है, ये रोड है, यहाँ खाई है, वहाँ लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले तो रोड लेवल पे पहुँचना है। तो रोड लेवल पे पहुँचने के लिए आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग टाइप का स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। तो काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट उसके चला जाता है और उसमें टेक्निकल स्किल्स भी बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी उसमें स्कोप नहीं है आपको मिस्टेक करने का, क्योंकि उस स्ट्रक्चर स्टेबल भी होना चाहिए। फिर उसके ऊपर टैंक रखे जाते हैं। तो जो चीज़ यहाँ समतल जगहों में, प्लेन एरिया में आपको आसानी से हो जाता है, वहाँ थोड़ा मुश्किल भरा होता है। इसीलिए वहाँ टाइम भी ज़्यादा लगता है, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए पहाड़ों में ये थोड़ा चैलेंज रहता है। इसके साथ ही सप्लाईज में, जैसे प्लेन एरिया में तो आपकी कितनी भी बड़ी गाड़ी हो पहुँच सकती है, पहाड़ों में रास्ते संकरे हैं। तो इसके लिए हमें स्पेशली जो कम क्षमता वाले टैंकर हैं, जैसे 10 KL, 11 KL, 12 KL, इस टाइप की गाड़ियाँ रखनी पड़ती हैं, जिससे हम सप्लाई पहुंचा सकें। बिल्कुल, तो ऊर्जा की सप्लाई को बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए इंडियन ऑयल की क्या कुछ खास रणनीतियाँ होती हैं? इसलिए देखिए, इसमें सारा कुछ डिपेंड करता है प्लानिंग के ऊपर। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा प्लानिंग सिस्टम में बहुत ही रोबस्ट है। हमारे पास कौन से पंप कहाँ पे हैं, कितनी उनकी डिमांड है, हम लोग हिस्टोरिकल डिमांड के बेसिस पे हम लोग डिमांड प्रोजेक्ट कर लेते हैं। हमें ये पता रहता है कि इस डिस्ट्रिक्ट की कितनी खपत होगी आने वाले टाइम में। तो उसके हिसाब से हमारे जो टर्मिनल्स हैं, डिपोज हैं, जैसे पहाड़ी एरिया में छोटी गाड़ियाँ चाहिए तो गाड़ियों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। प्लेन एरिया में कितना चाहिए वैसा सुनिश्चित करते हैं। उसके बेसिस पे जो हमारे डीलर हैं, जो जिसको हम चैनल पार्टनर्स बोलते हैं, तो वो लोग अपना डिमांड प्लेस करते हैं, हम लोग उनको सप्लाई करते हैं। तो पूरा एक रोबस्ट प्लानिंग सिस्टम के तहत चलता है। तो आप देखिएगा तो पिछले उत्तराखंड को बने मेरे ख्याल से कितने 26 साल हो गए। पूरे 26 साल से भी आज तक
मतलब पूरे सुचारू ढंग से व्यवस्था चल रही है। पेट्रोल डीजल की कुछ भी हो, आज तक कोई भी मेजर दिक्कत हम लोगों ने नहीं आने दी है जी। तो क्या अभी भविष्य में उत्तराखंड में इंडियन ऑयल जो है नए पेट्रोल पंप बनाने में या नई पाइपलाइन बिछाने में कुछ योजनाएं बना रहा है, आने वाले समय में और हमें दिख सकता है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है पेट्रोल पंप बनाना, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि पिछले 3 सालों में 170 पंप नए एडिशन हुए हैं। तो आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा कि पेट्रोल पंप लगते कैसे हैं। तो पेट्रोल पंप लगने के 2 तरीके होते हैं। पहला तो ये एक होता है कि बेस्ड ऑन डिमांड असेसमेंट, कंपनीज क्या करती हैं, एडवर्टीजमेंट देती हैं न्यूज़पेपर में, वहाँ फिर लोग अप्लाई करते हैं, उसके बेसिस पे लगता है। ये प्रक्रिया लगभग 4 से 5 साल में एक बार होती है। जैसे पिछली बार 2023 में हुई थी और उसके पहले 2018 में हुई थी। अभी आने में कब आएगा अभी पता नहीं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का भी रोल होता है। और साथ में ही यहाँ पे उत्तराखंड में एक बहुत अच्छा हमने काम ये किया है कि जितने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी हमने रोपिन किया है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ये एडवर्टीजमेंट का वेट नहीं करना पड़ता, उनको जब चाहे तब हम पेट्रोल पंप दे सकते हैं। तो यहाँ की गवर्नमेंट सेक्टर जो ने भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि केवल इंडियन ऑयल में 24 पेट्रोल पंप ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट की कोई ना कोई एंटिटी चलाती है। वैसे नाम लो, जैसे पुलिस है, पुलिस पंप चला रही है। आपके जो ये हैं आप GMBN गढ़वाल मंडल विकास निगम, वो लोग पंप चला रहे हैं। KMBN है, कुमाऊं मंडल विकास निगम, वो लोग चला रहे हैं। साथ ही अभी इंडियन ऑयल ने जो आपके प्रिजन है, जो 3 प्रिजन हैं, वहाँ भी कैबिनेट से स्वीकृति मिली है। तो 3 पंप हम लोग वहाँ भी लगाएंगे, इसमें रुड़की, सितारगंज और अपना हरिद्वार में। तो यहाँ भी तो इस तरह से हम लोग इस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ते हैं और इसमें उत्तराखंड गवर्नमेंट भी बढ़ चढ़ के हमारा साथ दे रही है। बिल्कुल। उत्तराखंड में इसी के साथ अगर हम बात करें तो EV चार्जिंग हो या CNG नेटवर्क हो, इसे बढ़ाने के लिए इंडियन ऑयल कंपनी का क्या कुछ योजनाएं हैं? क्या भविष्य में और बढ़ता हुआ हमें EV चार्जिंग स्टेशन हो या CNG नेटवर्क हो देखने को मिलने वाला है? देखिए, बिल्कुल CNG पे भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। CNG में आपको बता दूं कि यहाँ पे 5 कंपनीज कार्यरत हैं। जैसे इसको CGD बोलते हैं, मतलब कि पूरे एरिया को बांट दिया जाता है एक कंपनी को। जैसे देहरादून में है गेल गैस, हरिद्वार में है HNGPL, हरिद्वार नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड। बेसिकली ज्वाइंट वेंचर होते हैं, जैसे BPCL और एक और कंपनी का ये ज्वाइंट वेंचर है। तो ये लोग कंपनीज, इनकी ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है पूरा गैस CNG लगाने की। तो ये क्या कहते हैं, 2 जगह CNG एग्जिस्टिंग पेट्रोल पंपों पे भी लगाते हैं और कहीं कहीं ये लोग केवल CNG के भी पंप लगाते हैं। तो पंपों पे भी मेरे ख्याल से अभी काफ़ी पिछले सालों में भी हमने कम से कम 8 से 10 CNG स्टेशंस लगाए हैं पिछले साल, और इस पे भी लगातार एक्सपेंड किए हैं। इसके अलावा एक और नई चीज़ आई है यहाँ पे, PNG। CNG हो गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, PNG हो गया पाइप नेचुरल गैस। तो PNG के बहुत सारे फ़ायदे हैं। PNG का फ़ायदा ये कि सोसाइटीज़ में आपको सिलेंडर से तो आपका पीछा ही छूट गया, आपको ना ही सिलेंडर बुकिंग करने की ज़रूरत है। आपका पाइप जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, उस टाइप का उसका बिल आता है और आपकी निर्बाध रूप से किचन चलते रहता है। उससे एक और फ़ायदा हुआ कि जो उन सोसाइटीज़ में सिलेंडर लगता था वो रूरल एरिया में चली गई, तो वहाँ भी जो मतलब वहाँ भी उपलब्धता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये काफ़ी कर रहे हैं। साथ में PNG हम फैक्ट्रीज़ में भी दे रहे हैं, जैसे बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको भी ऊर्जा की खपत होती है। तो कई लोग CNG पे LPG पे डिपेंडेंट थे, तो कॉमर्शियल में थोड़ा सा कटौती की गई उनके लिए, आम जनता के लिए। तो वो भी PNG पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो उनको भी आसानी होगी। बिल्कुल। देखिए, PNG की जब हम बात करते हैं तो दिल्ली हो या अन्य राज्यों, वहाँ पे तो सुचारू रूप से कई सालों से चली आ रही है। उत्तराखंड में इसकी पाइपलाइन कितनी बिछ चुकी है और क्या इसे लेके लोगों को जागरूक किया जाता है और कब तक ये पूरे उत्तराखंड में फैलेगी? देखिए, उत्तराखंड में जैसा हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया, चैलेंज है मेन ज्योग्राफिकल जो टेरेन है वो PNG के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है नहीं, क्योंकि वहाँ पाइपलाइन बिछाने में दिक्कत होती है। लेकिन जो प्लेन एरिया है जहाँ पे मेजर खपत है, जैसे खपत की बात करूँ मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो खपत की बात करें तो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके, देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। ये पूरे उत्तराखंड का 70% खपत यही इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में है। बाकी 30% में बाकी 10 डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हमें इनको टारगेट कर ले तो हमारा मेजर कंजम्पशन तो यही हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ है कि जैसे देहरादून में काफ़ी
जागरूकता फैलाई जाए, जो टारगेट किया जाए जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं वहाँ सबसे पहले टारगेट किया जाए, क्योंकि वहाँ पे एक ही बार में कम पाइपलाइन बिछा के ही काफ़ी सारे लोगों को टारगेट किया जा सकता है। इसमें गवर्नमेंट ने भी बड़ा अच्छा काम किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इन्होंने क्या किया है कि पहले जो अप्रूवल्स वगैरह लगते थे, पहले बहुत ज़्यादा अप्रूवल्स चाहिए होते थे, तो अभी इन्होंने अप्रूवल्स की प्रक्रिया को काफ़ी छोटा कर दिया है, सो दैट जो CNG कंपनीज हैं इनको पाइपलाइन बिछाने में दिक्कत ना हो। तो इनको काफ़ी सारी छूट दी है, तो गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है, ये लोग भी अपने अपने उस पर प्रमोट कर रहे हैं अपनी कंपनी ज़्यादा कि आप इस पर स्विच होइए, क्योंकि आपका सिलेंडर का मतलब पूरी टेंशन ही खत्म है आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं सर ग्रीन हाइड्रोजन की या बायोफ्यूल की, तो इंडियन ऑयल कंपनी इन दोनों पर किस तरीके से काम कर रही है उत्तराखंड में? देखिए उत्तराखंड में तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं आपको ऑल इंडिया की बता दूं तो इंडियन ऑयल की आपको बता दूं डेडिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीज़न भी है। इंडियन ऑयल एक बहुत बड़ी कंपनी है, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो इसके मेनली 4 डिवीजन्स हैं। एक हो गया मार्केटिंग, जैसे हम लोग मार्केटिंग डिवीज़न के अंडर आते हैं। रिफाइनरी डिवीज़न हो गया जिसके अंडर रिफाइनरी जाती हैं। पाइपलाइन डिवीज़न हो गया जो क्रॉस कंट्री पाइपलाइन से वहाँ से प्रोडक्ट वो होता है। एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीज़न भी है। तो मेनली वो लोग इस क्या क्या नए इनोवेशंस हो सकते हैं इस पर ही काम करते हैं। तो इंडियन ऑयल ने इसमें बहुत बड़ा कदम उठाया है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। टाटा के साथ मिलकर इन्होंने 10 बसेस चालू की हैं जो फ्यूल सेल बस, वो हाइड्रोजन से चल रही हैं अभी आज के डेट में। ऑलरेडी बसेस रनिंग हैं। साथ ही L&T के साथ मिलके एक जॉइंट वेंचर भी बनाया है जो इस पर काम करेगी। तो काफ़ी सारा काम चल रहा है। CNG अभी मिनिस्ट्री ने एक योजना लॉन्च की थी, सतत परियोजना, वो डेडिकेटेड है CBG के डेवलपमेंट के लिए। तो वो CBG पे भी बड़ा काम किया जा रहा है। अभी आपने न्यूज़ में पढ़ा हुआ गोरखपुर में एक प्लांट बनाया गया था, तो इस पे मतलब लगातार काम चल रहा है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण की, तो इंडियन ऑयल कंपनी का पर्यावरण को संरक्षित करने में कितना योगदान है? क्या कुछ कदम इसके लिए उठाए गए हैं? नहीं, बिल्कुल। जैसे पर्यावरण संरक्षण में मेन जो चीज़ है कि वही हरित ऊर्जा को हम कितना से ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो सबसे पहले देखिए फ्यूल जो है, आप 20 साल पहले की बात करें, 50 साल पहले की बात करें, तो फ्यूल में ही डिफरेंट नॉर्म्स होते हैं, जैसे Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4। जैसे इंडिया में उसको BS1, BS4, तो आज के डेट में BS6 चल रहा है, तो उस पर हम लोग स्विच हो चुके हैं। उसके लिए कंपनी को बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो उससे क्या होता है कि जो पॉल्यूटेंट्स गाड़ियों से निकलते हैं उसमें काफ़ी कम हो जाती है। पेट्रोल में देखिए तो हम लोग इथेनॉल मिक्स कर रहे हैं, 20% इथेनॉल अभी पूरी तरह से मिक्स होकर आराम से चल रहा है। तो उससे 2 फायदे हैं। एक तो 20% इथेनॉल मिक्स हो गया तो आपकी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो गई, मतलब 20% कम इंपोर्ट करना पड़ रहा है। साथ ही इथेनॉल से ये फ़ायदा होता है कि इथेनॉल से आपका पॉल्यूशन लेवल भी कम हो जाता है, तो वो भी कर रहे हैं। इसके अलावा जो वैकल्पिक ऊर्जा है, जैसे मान लीजिए EV चार्जिंग पे भी काफ़ी जोर दिया जा रहा है। ऑल इंडिया में लगभग 14,000 प्लस स्टेशन हैं, उत्तराखंड में भी 100 प्लस स्टेशन हैं। आपका बैटरी स्वैपिंग हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, CBG हो गया। तो इंडियन ऑयल का विजन ये है कि एनर्जी का कोई सा भी फॉर्म हो उसमें हम लोग जरूर अवेलेबल रहे। बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड में रोज़गार देने को लेके, तो उत्तराखंड में इंडियन ऑयल कंपनी जो यहाँ के युवा हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उनको किस तरीके से रोज़गार से जोड़ रही है, कितना रोज़गार दे पा रही है? देखिए ये रोज़गार 2 तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट तो इंडियन ऑयल जो वैकेंसीज निकालते रहती है उसके थ्रू होता ही। उसमें भी आपको जानकर खुशी होगी कि उत्तराखंड का भी अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन है। काफ़ी लोग इंडियन ऑयल में मतलब काफ़ी अच्छे पदों पे कार्यरत हैं। और इनडायरेक्ट सोर्सेज की बात करें, जैसे एक पेट्रोल पंप लगने से कम जिसका पेट्रोल पंप लगा, जो पेट्रोल पंप पे लड़के भरते हैं, फ्यूल डालते हैं, या जो ट्रांसपोर्टर गाड़ी लेके आता है, ड्राइवर है, तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है। एक पंप कम से कम 15 से 20 लोगों का रोज़गार सुनिश्चित करता है। और एक राज्य के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी काफ़ी अपना अहम रोल प्ले करता है। इसके अलावा कोई LPG एजेंसी लगती है, उसमें भी देखिएगा तो एजेंसी में जैसे घर घर बांटने वाला चाहिए, एजेंसी चलाने वाला चाहिए, तो इनडायरेक्टली काफ़ी कंट्रीब्यूशन होता है। अभी पीछे 2 साल पहले जैसे LPG जो आता है ना, तो आपको सिलेंडर में जो मिलता है ना, उसको सिलेंडर में भरने के लिए बॉटलिंग प्लांट लगाने होते हैं। तो पीछे हमने एक नया बॉटलिंग प्लांट भी लगाया सितारगंज में, सितारगंज बॉटलिंग प्लांट। तो अब एक बार प्लांट लग गया तो देखिए
उस वो कितने सारे रोजगार वो करता है, मतलब एक बड़ा सा प्लांट लग गया, उससे डिपेंडेंट बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, लेबर्स होंगे, या जो भी वहाँ पे वहाँ की ज़रूरतों को पूरा करेंगे, तो एक पूरा हब डेवलप हो जाता है, तो उससे भी रोज़गार मिलता है। यानी कि इंडियन ऑयल कंपनी उत्तराखंड में कई सारे युवाओं को अपने साथ जोड़कर रोजगार दे रही है और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रही है। बिल्कुल सर, एक समय में कहा जाता था कि इंडियन ऑयल कंपनी का जब भी नाम लेते थे तो कहते थे कि ये केवल ऑयल कंपनी है, लेकिन आज इसे ग्रीन एनर्जी कंपनी के तौर पर भी देखा जा रहा है। कैसे आप इसे परिभाषित करेंगे? नहीं, इसका देखिए उत्तर एक ही शब्द में है। जैसे इंडियन ऑयल आप कहीं भी पढ़ेंगे तो टैग लाइन ही है, द एनर्जी ऑफ इंडिया। तो हमारा विजन ही है कि एनर्जी के जितने भी फॉर्म्स होते हैं, जैसे एनर्जी तो हर तरह का है, पेट्रोल भी एनर्जी का फॉर्म है, एलपीजी भी एनर्जी का फॉर्म है, सीएनजी भी एनर्जी का फॉर्म है, इवन एक और आता है एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, वो भी एनर्जी का फॉर्म है। तो हम लोग चाहते हैं कि एनर्जी का जो भी फॉर्म है वहाँ इंडियन ऑयल को आप जरूर पाइएगा। तो इसीलिए हम लोग एक एनर्जी कंपनी को के रूप में बढ़ने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है। जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेते हैं हम। आने वाले 5 से 6 वर्षों में इंडियन ऑयल कंपनी का क्या विजन रहने वाला है उत्तराखंड को लेके खास तौर पे? देखिए, उत्तराखंड में हम लोग ये चाहते हैं कि आम जन को किसी भी एनर्जी की दिक्कत ना हो। तो हम लोग, जैसा मैंने पहले भी बताया कि एनर्जी ऑफ इंडिया हम बनना चाहते हैं। तो एनर्जी ऑफ इंडिया मीन्स इंडिया, मतलब हर एक स्टेट को हमें कवर करना है, इंडिया के एक एक कोने में हमें जाना है। एनर्जी का कोई सा भी फॉर्म हो, आप इंडियन ऑयल को जरूर पाइएगा। तो हमारा वही विजन है कि इवन उत्तराखंड के भी घर घर में इंडियन ऑयल रहे। इंडियन, आपके रसोई में इंडियन ऑयल एज एलपीजी, आप बाहर जाइए आपकी गाड़ियों में इंडियन ऑयल पेट्रोल भरते हुए मिलेगी। आने वाले टाइम में आपको ईवी लेते हैं तो ईवी चार्जर भी प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में, जैसे हमारा R&D डिवीज़न उसमें सोलर में भी काफ़ी काम कर रहा है। जैसे सोलर नूतन स्टोव वगैरह भी हमने लॉन्च किया था, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। तो हम लोग काफ़ी इसमें इनोवेशन में लगे हुए हैं कि एनर्जी का कोई सा भी फॉर्म हो उसमें इंडियन ऑयल को आप जरूर पाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना कीमती समय दिया और इंडियन ऑयल कंपनी किस तरीके से पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में काम कर रही है और सप्लाई भी निर्बाध रूप से कर रही है, लोगों को सुविधाएं दे रही है, इस पर हमें जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ कृष्ण कुमार गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि वर्तमान में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं मिडिल ईस्ट में, लेकिन अगर हम अपने देश की बात करते हैं और अपने राज्य उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पे सप्लाई पे कोई असर नहीं पड़ा है, बल्कि निर्बाध रूप से लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं। वो चाहे एलपीजी की हो या वो फिर पेट्रोल डीजल की हो, उसे तरीके से लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की क्या प्राथमिकताएँ हैं और वो किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है, आने वाले 5 वर्षों में उसका क्या विजन है, इस पर हमें विस्तार से जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं आपको भी हमारा ये कार्यक्रम, ये चर्चा पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह एक नए कार्यक्रम, नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।